ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग छोटी सी एक इंट्रोडक्शन ले लूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगर हम लॉ की बात करें ना, जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, दो मेन लॉज हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना ब्रांचेस में, अभी मैं इस चैप्टर में नहीं ऐसी कोई डिस्कशन आनी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, दो में अगर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन करूँ तो एक को आप कहते हो सिविल लॉ और एक को आप कहते हो जी क्रिमिनल लॉ। ठीक है, दो डिस्टिंक्शन करूं अगर मेजर लॉ की, दो हिस्सों में डिवाइड करूं। बैठो। सो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या है? अच्छा, क्रिमिनल क्या है? ऐसा ऑफेंस, ऐसी एक्टिविटी जिसे स्टेट ने मना किया हुआ है। ठीक है, कभी दिल करे तो ये इशारा तोड़ के देखें। ठीक है, आगे एक अंकल मिलेंगे, ठीक है, विद चालान बुक, ऐसा है। सो इसका मतलब ऐसे ऑफेंस। अच्छा, लॉ बनाया क्यों जाता है? पहले ये छोटी सी एक बात सोचो। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो मतलब रेगुलेट करने के लिए, राइट वर्ड, लोगों के बिहेवियर को अलाइन करने के लिए। देखो, अगर मैं अभी आज कहता हूं ये तुम सिग्नल्स वाला जो रूल्स हैं ये खत्म कर दो, देखो फिर पाकिस्तान की अनएथिकल कौम। ठीक है, कोई भी सिग्नल पे रुकना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए कि सिग्नल बंद हो और आप खड़े होकर देखते हो अच्छा कोई है तो नहीं, फिर आपका ईमान जागता है और आप रेस पे पाओ। ठीक है, ऐसा समझ आ रही है मेरी बात की? सो इसका मतलब हमें डर होता है पनिशमेंट का, तभी हम अपने बिहेवियर को अलाइन करते हैं। तो फिर एक स्टैंडर्ड बिहेवियर डिजाइन कर दिए जाते हैं लॉ की तरफ से। ठीक है, लेजिस्लेशन की तरफ से एक स्टैंडर्ड बिहेवियर अलाइन कर दिए जाते हैं और लोगों को पनिश किया जाता है अगर वो उसको कंप्लाई ना करें, और लोग भी डर के मारे, पनिशमेंट के मारे कंप्लाई कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, सो ऐसा ऑफेंस, ऐसी एक्टिविटी या ऐसा एक्शन जिसे स्टेट ने मना किया हो और अगर तुम वो ब्रीच करोगे, ऑफेंस कहलाएगा। ऐसे ऑफेंस सारे डील होते हैं, ऐसे कहलाते हैं क्रिमिनल ऑफेंस, और इन्हें डील करता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड सिलेबस में नहीं, हमारी सिलेबस में नहीं है। मुझसे पूछोगे सर फलां ने फलां को कत्ल कर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं सिविल लॉ की। इसके बरक्स, दो पर्सन के दरमियान का प्रॉब्लम, एक ने दूसरे के साथ कोई ज्यादती कर दी किसी भी हवाले से। देखो, अगर मैं एक बात करूं, आपने किसी के साथ तो बिजनेस डील करते हो, टेक्निकली समझो, गुड नेम बेटे, अली के साथ मैं एक बिजनेस डील करता हूं जिसमें मुझे, सपोज मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू सेल दिस लैपटॉप टू अली। ठीक है, अब ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये डिलीवर करना है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, शायद रॉ मटेरियल डिलीवर करना हो, गुड्स डिलीवर करनी हो, सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, वट एवर द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इज, मुझे अगर ये डिलीवर करना है तो ये मेरी ऑब्लिगेशन है। और एक बार याद रखिएगा, ये मेरी ऑब्लिगेशन, इनफैक्ट इसका क्या है? राइट। अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो इनफैक्ट आई एम डैमेजिंग समवन्स राइट। बात समझ आ रही है? और अगर आप किसी का राइट डैमेज करोगे तो वही बात, ये एक ऑफेंस है, सिविल ऑफेंस। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके, इसको टॉर्ट भी कहते हैं, TORT, अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, और सिविल ऑफेंसेस से डील करने के लिए हमारे पास मौजूद है सिविल लॉ। ठीक है, लेकिन मसला ये है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिविल लॉ की भी एक छोटी सी ब्रांच है जिसको आप कहते हो जी बिजनेस लॉ, जो आपका कैफ 4 का सब्जेक्ट है। हम अदर सिविल लॉज को डील नहीं करेंगे। मियां बीवी में लड़ाई हो गई है, बहन भाई में लड़ाई हो गई है, मैं उन केसेस को शेयर नहीं करूंगा। हम सिर्फ उन केसेस को डील करेंगे या उन ऑफेंसेस को डील करेंगे जो बिजनेस रिलेटेड होंगे। अगर ये वर्ड देखो, इसका पहले नाम रखा होता था मर्केंटाइल लॉ, मर्चेंट से निकला है, ताजर से, ताजर के प्रॉब्लम, ताजर के कॉन्ट्रैक्ट्स। बात समझ आ रही है? सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इस एरिया में से सिर्फ ये एरिया तक कन्फाइन, इस एरिया तक कन्फाइन रहेंगे। अब बिजनेस लॉ में क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हम पार्टनरशिप के बारे में बात पढ़ेंगे। बात समझिए, हम नेगोशिएबल के बारे में बात करेंगे। किसी एक टाइम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपके सिलेबस का हिस्सा था, वो भी निकाल दिया।
वो भी एक्चुअली बिजनेस लॉ का हिस्सा है। सो ये 4 एक्ट्स हैं इनफैक्ट जो आपके बिजनेस लॉ का हिस्सा हैं, जो कि सिविल लॉ में एक ब्रांच बनती है छोटी सी। अब बाकी सारे सिविल लॉज अदर सिविल लॉज हैं। इस दफा जब कैप 4 का सब्जेक्ट बना तो आई कैप ने 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे क्रिमिनल लॉज जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर 16, 17 एंड 18। बहुत छोटे छोटे, अगर ऐसा भी नहीं है छोटे नहीं है एक्ट वो लेकिन उनके बहुत लिमिटेड सेक्शन, किसी के 2 किसी के 3, बस वो ऐड कर दिया। बात समझ आई? सो इतना हमारे साथ इंटरेक्शन रहेगा क्रिमिनल लॉ का। मतलब मैं एक मेजर क्रिमिनल लॉ की बात करूं जो ऐड किया गया वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन थैंक्स टू नवाज फैमिली सबको पता है, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, ठीक है, लेकिन पढ़ाना आसान हो जाता जरा। चलो कुछ और किया ना हो एटलीस्ट ये जरूर सिखा दिया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और कैसे करनी है, ठीक है। चलो सो बैक टू तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लॉ है जो हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया गया, ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड प्रोपोर्शन में, कोई 1-2 सेक्शन। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं, जरूरत नहीं है। क्लियर? सेक्शन वाइज एग्जामिनर कभी टेस्टिंग नहीं करता। पहले किसी टाइम के ऊपर सेक्शन का रेफरेंस दे दिया करता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, अब बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करता, ठीक है। वो जब भी पूछेगा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा पर्टिकुलर शेयर करके, ठीक हो गया। सो चलते हैं। सो हम आज अपना पहला हिस्सा शुरू करेंगे एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो मैं इतना बता दूं कि कम से कम 4-5 चैप्टर गुजर जाएंगे, 4 चैप्टर तो ऑलमोस्ट गुजर जाएंगे जब तक हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात पढ़नी है। अभी हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे इनिशियली हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात पढ़ेंगे। अच्छा एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर आप गौर करो तो 1872 मतलब पाकिस्तान बनने से पहले का है, ठीक है, जब शायद सब कॉन्टिनेंट होता था तब का ये एक्ट चल रहा है। और तो हुआ क्या, सब कॉन्टिनेंट जब शेयरिंग हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तो हमने अपना उसी कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान का नाम लगा दिया और उन्होंने इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। बात समझ आई है? एग्जाम्पल्स वही हैं, ठीक है, लेकिन इस बार आके अपने एफर्ट किया कि उन्हीं एग्जाम्पल्स में सारे मुसलमान ऐड कर दिए, बस ये फर्क हुआ, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स वही हैं सारी जो कि उस टाइम के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल्स थी। अच्छा सो कॉन्ट्रैक्ट का, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए लॉ इसके सारे एलिमेंट से, प्रोसेस से हमें गुजारेगा। तो पहला प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। सबसे पहली चीज ऑफर। सपोज ये एक प्यादा है मेरा ए, ये बी, ए सपोज मैं कहूं, ये बिल्कुल इतना ही आसान बात है ऑफर को मैं अगर एक्सप्रेस करूं कि एक पर्सन का कुछ करना या किसी काम से रुक जाना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर समवन एल्स, ताकि उसकी रजामंदी ली जा सके। देखो आप अपने नमूने का रिश्ता बेचते हो, क्या चाहते हो आगे से? हाँ अपने कार्टून का रिश्ता, क्या हो गया है, शादी नहीं गए तो बेचारे इतने परेशान क्यों हो गए कि जैसे आपकी होनी नहीं है। अच्छा सो आप ऑफर करते हो कि ये हमारा कार्टून है, अगर आपकी बिल बतौड़ी मैच करे तो भेज दें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। समझाना ये चाह रहा हूं, ये पर्सन जो ऑफर कर रहा होता है ये इनफैक्ट 2 चीजें ऑफर कर रहा होता है, आइदर टू डू समथिंग फॉर यू और नॉट टू डू समथिंग। दोनों तरह की ऑफर हो सकती है। मैं कोई काम करूंगा आपके लिए या किसी काम से रुक जाऊंगा। क्या क्यों कर रहे हो? किसी दूसरे की इजाजत लेना चाहते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ऑफर। आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू। सपोज आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू अली, सो आई वांट टू डू समथिंग फॉर अली। आई वांट टू डिलीवर दिस लैपटॉप टू अली। बात समझ पा रहे हो मेरी? और एक नॉट टू डू समथिंग वाले कौन से होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि एक चैनल पे नजर आती हैं या एक चैनल पे नजर आते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, और उसी चैनल पे नजर आ रहे होते हैं, उन्हीं के सारे ड्रामास में वही शक्लें नजर आ रही होती हैं। आपने शक्लें बदलनी है तो चैनल बदलना पड़ता है। ड्रामास देखते हो पाकिस्तानी ड्रामास या नहीं? सारे जन्नत से आए हो सीधे? अच्छा सो समझाना ये चाह रहा हूं, होता क्या है, इन एक्टर या एक्ट्रेसेस की एसोसिएशन होती है,
उस प्रोडक्शन हाउस के साथ, सपोज एयरवाई के साथ, कि जनाब हम आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे अगले 5 साल, और इस दौरान इस 5 सालों में हम किसी और चैनल के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। सेम विद द न्यूज एंकर, सेम विद वो जो आके बैठे लड़ रहे होते हैं ना चैनल्स पे, आपको नजर आएगा एक ही शक्ल एक ही चैनल पे नजर आ रही होगी आपको, एक बिग फेस एक ही चैनल पे नजर आ रहा होगा। रीजन, उन्होंने ये ऑफर की होती है, नॉट टू डू समथिंग। हम लोग जब तक आपके साथ एंगेज रहेंगे किसी और के साथ एंगेज नहीं होंगे। सेम विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से क्या तय करते हो कि जितनी देर मैं आपके पास जॉब करूंगा मैं किसी और के साथ जॉब या बिजनेस नहीं करूंगा। सिंपली बात समझ आ रही है। इवन के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें आप टीचिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कहती है नहीं भाई वन साइडेड, आप हमारी जॉब करेंगे तो सिर्फ हमारे साथ एसोसिएटेड रहेंगे, टीचिंग भी नहीं करेंगे। बात समझ आइए। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू डू समथिंग। तो इसका मतलब है एक पर्सन, इफ अ पर्सन इज मेकिंग एन ऑफर, इट मींस ही वांट्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑफर। एक ने ऑफर कर दी। सपोज आपने रिश्ता भिजवाया और उनको पसंद आ गया, तो वो आगे से क्या करेंगे, हाँ कबूल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक ऑफर की रजामंदी आ जाए तो इट मींस एक्सेप्टेंस, ठीक है। क्लियर, ये इतना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, समझ आ गई बात। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है, मैं प्लीज ये रिमूव कर रहा हूं, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है इट बिकम्स अ प्रॉमिस इन द आइज ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना अभी तक, देखो अभी हम इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, हमने अभी तक 3 एलिमेंट डिस्कस किए, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड अ प्रॉमिस। सो एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस इन द आइज ऑफ लॉ, कि इन दोनों के दरमियान प्रॉमिस हो गया। जो ही ये प्रॉमिस होता है इसका नाम चेंज होता है। नाउ ए विल बी टर्म्ड एज प्रॉमिसर एंड बी विल बी टर्म्ड एज प्रॉमिजी, ठीक है। एंड इफ द प्रॉमिस इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन, व्हाट इज मेंट बाय कंसिडरेशन? सपोज मैं कहता हूं ए ने गुड्स डिलीवर करनी है और बी ने से 50,000 रुपीज देने हैं। एरोज हमेशा डायरेक्शन दिया करेंगे कि कौन सी चीज कहां से मूव कर रही है, ठीक है। ए ने गुड्स डिलीवर करनी है बी को, ए की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द गुड्स टू बी और बी का राइट, और बी की ऑब्लिगेशन है टू पे 50,000 रुपीज और ए का राइट है। सो बेटे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट्स होते हैं, अभी आसान लफ्जों में कहूंगा जब तक हम टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे 4th चैप्टर में या 3rd चैप्टर में, तो तब तक कंसिडरेशन मींस द बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो ए के लिए बेनिफिट क्या है 50,000 रुपीज और बी के लिए बेनिफिट क्या है गुड्स। इसका मतलब हुआ ए के लिए कंसिडरेशन है 50,000 रुपीज एंड बी के लिए कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट सॉरी इस प्रॉमिस में गुड्स। ये बात समझ आई। सो अगर टू वे कंसिडरेशन मौजूद हो, टू वे कंसिडरेशन, ये बात समझ आ गई। टू वे मींस दोनों साइड पे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद हो इस प्रॉमिस के अंदर, तो लॉ की नजर में ये कहलाता है एग्रीमेंट। अब आके लॉ कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है। बात समझ आई क्लियर यहां तक? सो अभी तक हम एग्रीमेंट तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर। इफ एन पर्टिकुलर ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, and if promise is backed by consideration या supported by consideration for both parties it becomes an agreement। यहां तक समझ आया? क्योंकि जब भी आपने केस लेके जाना है ना लॉ के पास कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉब्लम हो गया, तो लॉ ने सबसे पहले इनिशियल स्टेज से चेक करना शुरू करना है कि क्या सारी चीजें वैलिड हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मैं फिर रिपीट करता हूं, एसेंशियल्स वैलिड होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिडिटी नहीं होगी। एक भी एलिमेंट मिस हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है सबको या किसी के ऊपर से गुजर रही है? मुरव्वत में हाँ ना करना प्लीज। ये आदत बना लो कि अगर कभी समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो, इवन के ट्रांसलेशन इशू भी हो, तो बगैर मुरव्वत के हेजिटेशन के पूछ लिया करना, ठीक है? अच्छा जी, सो एग्रीमेंट बन गया।
जी जी, तो फिर वैलिड नहीं है, फिर कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, और कंसिडरेशन वैलिड ना हुई तो जब ये स्टेज ही वैलिड नहीं है तो आगे वाली स्टेज कैसे वैलिड हो सकती है? देखो इसका मतलब है हम अपने इनिशियल चैप्टर में ये पढ़ रहे होंगे कि वैलिड ऑफर क्या होती है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, वैलिड कंसिडरेशन क्या होती है, और वैलिड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो अगर एक भी एलिमेंट इसमें से मिस हुआ, सपोज ऑफर वैलिड नहीं है, तो अगला प्रोसेस खत्म। जब यही वैलिड नहीं है तो एक फाइनल आउटपुट कैसे वैलिड हो सकती है? हम आउटपुट निकाल रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहे हैं, तो अगर एक एलिमेंट भी मिसिंग हुआ ना तो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं ये कहूं इट्स अ वन साइडेड कंसिडरेशन लाइक अ गिफ्ट, होता है कि नहीं होता? तो क्या मैं अभी इनिशियल स्टेज पे ये कह सकता हूं? अभी गलत, हालांकि ये बात थोड़ी सी गलत है क्योंकि एक्सेप्शंस भी कुछ चीजें होती हैं। गिफ्ट अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी अली के नाम लगा दूं, या अली मेरे नाम लगा दे जन्नत में जाने के लिए, उस्ताद हैं, चलें इनको प्रॉपर्टी अपनी नाम, सो ये इट्स अ वन साइडेड कंसिडरेशन। इस गिफ्ट में मेरे लिए तो बेनिफिट मौजूद है, अली के लिए बेनिफिट क्या है? इफ आई एम गेटिंग द प्रॉपर्टी इन अ फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, तो मेरे लिए तो बेनिफिट मौजूद है, मेरे लिए कंसिडरेशन मौजूद है, बट व्हाट अबाउट अली? नहीं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों में देखा जाएगा, दोनों में देखा जाएगा। अभी उस पर आएंगे, इस पर पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्यों परेशान होते हो? ठीक है, सो एग्रीमेंट बन गया जी। एग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन यू कैन टर्म इट एज कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? अच्छा, कंसिडरेशन देखो, एक चीज यहां पे पहले रुक के, सॉरी, मैं कंसिडरेशन में एक छोटी सी चीज बता दूं। सपोज अज्यूम करें कंसिडरेशन कुछ इस तरह की हो, अली शरीफ इंसान है, अली कहता है सर आपने ऐसी चर्च कभी नहीं पी होगी जैसी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? मैं भी जज्बाती होके फौरन से पहले एडवांस पे कर दिया। अब सपोज देखो, अली ने ऑफर की टू डू समथिंग फॉर मी, प्लीज कंट्रीब्यूट तो किया करो। अली ने ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, नाउ इट्स बैक्ड बाय कंसिडरेशन। अली के लिए कंसिडरेशन क्या है? जो मैं एडवांस पे कर रहा हूं अमाउंट, और मेरे लिए वो 2 पूड़ियां, 1 पूड़ी 2 पूड़ी जो भी है। लेकिन अब ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। सो टू वे तो है, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है? एक के लिए मॉनेटरी, एक के लिए नॉन मॉनेटरी, लेकिन ये लॉफुल नहीं है। वंस अगेन, अगर कंसिडरेशन लॉफुल ना हो, तो मैं यहां पे एक वर्ड नहीं लिखा जी, लॉफुल कंसिडरेशन, अगर टू वे तो बात पढ़ी ही पढ़ी, अगर लॉफुल ना हो फिर तो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। सपोज ये मुझे प्रोवाइड ना करे और मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, सर मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एडवांस दिया है, चर्च नहीं दे रहा, उन्होंने कहा उसको छोड़ दू, पहले अंदर आ, तुझे बताएं हम। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों? कंसिडरेशन अनलॉफुल है, लॉ का इसको वैलिड नहीं कहेगा कभी भी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, सो अनलॉफुल हुई तो तब भी इनवैलिड हो जाएगी, और इनवैलिड हुई तो अगला प्रोसेस वैसे ही डैमेज हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात? प्रॉमिस के लिए भी जरूरी है कंसिडरेशन? नहीं, प्रॉमिस के बाद बैकअप कर रहे हैं ना उसको कंसिडरेशन से, प्रॉमिस के बाद बैकअप कर रहे हैं, वरना एक पर्सन गिफ्ट का भी तो प्रॉमिस कर सकता है। हाँ, अच्छा जी, द पॉइंट इज एग्रीमेंट पे आगे, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी लॉ जिसको एनफोर्स करे वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है लॉ की नजर में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए पार्टीज की, लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसको थोड़ा सा समझाता हूं। सपोज अज्यूम करें मैं अपनी मिसेस को बोलूं कि जनाबे वाला, वैसे हर दफा मैं ये एग्जांपल दे देता हूं, जनाबे वाला तू 15 मिनट खामोश रहे ना अगर, तो तुझे लाइमलाइट का सूट लेके दूंगा, सपोज, ठीक है? अब मैंने प्रॉमिस की, ऑफर की, वैलिड ऑफर है, उसने फौरन से पहले बेचारी मरती क्या ना करती, एक्सेप्ट कर ली, ठीक? इट बिकम्स अ कंसिडरेशन पे आते हैं, वैलिड कंसिडरेशन है, टू वे है, बिल्कुल है, मेरे लिए 15 मिनट का सुकून और उसके लिए सूट, दोनों ही कंसिडरेशन, टू वे कंसिडरेशन, लॉफुल भी है, लॉफुल भी है ना, लॉफुल भी है। कोई लॉ ने कोई मना तो नहीं किया ना बेगम को गिफ्ट नहीं देना, और बेगम को सॉरी सूट नहीं लेके देना, या बेगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐसा तो कुछ मना नहीं किया। सो अब देखो
लॉफुल कंसिडरेशन भी मौजूद होगी, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट बिटवीन सलमान एंड मिसेस सलमान। अब फॉर एग्जांपल 15 मिनट गुजर जाएं और वो कहे चलें अब चलते हैं फिर लाइमलाइट पे, और मैं आगे से कहूं कैसा लगा मेरा मजाक, तो उसके बाद कोई एक आंख या नाक मेरा नहीं रहेगा सपोज। तो द पॉइंट इज, समझाना क्या चाह रहा हूं, एग्रीमेंट तो है मिस्टर और मिसेस सलमान में, लेकिन क्या मेरी मिसेस ये करेगी अच्छा आपने केस कर दिया अपने भाई को फोन कर मेरे बेटे पे केस और अंदर करा इसको, 2 जूतियां लगवा, सूट नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट किया था इसने। क्या इंटेंशन थी इस रिलेशनशिप के अंदर कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाली? नहीं, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट जरूर कर रही थी, बट ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सो मैं यहां पे अगर ये कहूं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप, 2 तरह के रिलेशनशिप है जी आपके। एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर हमारी इंटेंशन ही नहीं होती है कि हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें, इसीलिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होने वाला जो प्रॉमिस है, जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मिसेस केस करना भी चाहेगी, केस फाइल नहीं कर सकेगी। बात समझ आई? लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट, चलो कमर्शियल पे जाने से पहले एक और एस्पेक्ट छोटा सा, लेकिन 2 भाइयों के दरमियान भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहन भाई के दरमियान भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही होती है, तब भी क्या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती क्रिएट? होती है। क्यों? क्योंकि पार्टीज की इंटेंशन चेंज हो जाती है। मेरी बात समझो। अब अगर भाई प्रॉपर्टी एक्वायर करके या पैसे दे देता है और बहन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करती, तो बहन केस फाइल कर सकती है। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि यहां पे इंटेंशन थी टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और इंटेंशन कैसे नजर आएगी? वो लीगल डॉक्यूमेंट से जो वो क्रिएट कर रहे थे आपस में, साइन कर रहे थे आपस में, सेल्स डीड साइन कर रहे थे जो आपस में। मेरी बात समझ आई? तो ऐसा नहीं है कि तमाम डोमेस्टिक केसेस में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होती। आई एम जस्ट सेइंग, पहली अजम्पशन जो माइंड में आती है वो ये आती है, या अजम्पशन ये है कि लीगल ऑब्लिगेशन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में तो नहीं होती। हां, इसके बरक्स मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? 2 पार्टीज ने आपस में तय कर लिया है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं इन दी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, दे कैन क्रिएट दैट। कितना मुश्किल बात है। प्रॉपर्टी सेल परचेज आपस में फैमिलीज में होती देखी होगी आपने, बहुत कॉमन बात है ये, ठीक है। या भाई आपस में एक दूसरे भाई के साथ एक्सचेंज कर लेता है चीजें, एसेट्स बेच देते हैं एक दूसरे को। सो लीगल ऑब्लिगेशन यहां पे क्रिएट होने की इंटेंशन मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर पहली अजम्पशन ये आएगी माइंड में, यहां पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन की, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, इसलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर कुछ हो जाए तो फिर ठीक है, फिर होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा। बात समझ आई? बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट हमारी पहली अजम्पशन वो जा रही है। लेकिन अगर इसके बरक्स दूसरा रिलेशन हो, कमर्शियल एग्रीमेंट्स का, कमर्शियल रिलेशनशिप, जी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, किस इंटेंशन के साथ? लीगल ऑब्लिगेशन क्या, कि अगर इसने मुझे गुड्स डिलीवर ना की या अगर इसने लेटर ऑन पैसे ना दिए तो मैं इस पे केस फाइल कर दूंगा। ये पहली प्रिजम्पशन यही है, पहली अजम्पशन यही आती है माइंड में। एक बिजनेसमैन तो ऐसा नहीं है ना कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करना चाहो, कोई बात नहीं, खा जाओ तो मेरी चीजें, मैं तुझसे पैसे नहीं देने, कोई बात नहीं है, मैं सदका समझ लूं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा कमर्शियल रिलेशनशिप में बिजनेसमैन की इंटेंशन होती है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो वहां पहली अजम्पशन क्या है कि यहां पे हर हालत में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, हर हालत में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। गॉट माई पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ आई है? सो ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमारी नजर में इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको बैकवर्ड पढ़ना शुरू करूं तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सच एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. An agreement is actually a promise which is backed by the consideration. What is meant by promise? When an offer is actually accepted, it becomes a promise. And what is an offer? A promise to do something or not to do something. ठीक है, एक विलिंगनेस। अब मैं प्रॉमिस की बजाय यूं वर्ड यूज बोल लूं, अ विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मेरी रजामंदी आपके लिए कुछ करना या ना करना। बात समझ आई? अब ये है कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है हमें 3 चैप्टर्स में पढ़ना होगा वैलिड ऑफर क्या होती है,
उसकी कंडीशंस क्या हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, वैलिड कंसिडरेशन क्या होती है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर इसी तरह एनफोर्सेबल के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़ना होगा और देन अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे एग्रीमेंट्स की एक लिस्ट पढ़नी होगी जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जिसे हम वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। बहुत प्रीमेच्योर बता रहा हूं लेकिन परेशान नहीं होना इस वर्ड से। वैलिड मींस इनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड मींस नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये टेक्निकल जार्गन है, कुछ टेक्निकल जार्गन आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ याद हो जाएंगे, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो वॉइड मींस एक लिस्ट है पूरी एग्रीमेंट्स की जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। बात समझ आ रही है? सो ये है जी कॉन्ट्रैक्ट। चलो आज जरा जल्दी से जरा पढ़ते हैं, आ जाए जी प्लीज पेज नंबर 19 के ऊपर। जिनके पास बुक नहीं भी है कोई मसला नहीं, ये सामने आपके बुक खुली हुई है। ये मैं इरेज कह रहा हूं जी, मेरा ख्याल है बातें समझ आ गई हैं। अच्छा मज़ेदार बात बताऊं कि हमने 2 से लेकर चैप्टर 10 तक, मैंने पहले दिन ओरिएंटेशन में भी बताया था, चैप्टर 2 टू चैप्टर 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो हमने बस यही चार्ट के अंदर ही रहना है 2 to 10 में, ठीक है। हमने कुछ नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, हमने इसी चार्ट में घूमते घूमते 2 से लेकर 10 तक चैप्टर खत्म करने हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और चीज, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर मे बी अराउंड 37। लास्ट जो मेरा एक्सपोजर रहा दैट वाज 37 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली। इस बार भी एक्सपेक्ट करता हूं इतने ही लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, लेकिन एक बार याद रखना शुरू में हमेशा स्पीड स्लो होती है मेरी, क्योंकि बच्चा एक दफा सेटअप कर रहा होता है, अपने माइंड को अलाइन कर रहा होता है विद द लॉ, ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ। इससे पहले उसने एमसीक्यूज किए होते हैं, ठीक है। सो परेशान नहीं होना, ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने खत्म करवाना है, इसलिए उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप टेंटेटिव डेट अपने जो माइंड में सेटअप कर सकते हो दैट इज अराउंड 10 Feb तक अपने माइंड में रखिए। मेरी कोशिश होगी मैं इससे पहले खत्म करा दूं, लेकिन 10 Feb टेंटेटिव डेट आप अपने माइंड में रखें, ठीक है जी। चलें 10 Feb ही है ना? हाँ Feb ही है अगला, ठीक है। चलें जी प्लीज। द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन इज द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ द पाकिस्तान एंड इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। बेटा हमेशा इसे स्कोप पैराग्राफ कहते हैं, स्कोप पैरा कहते हैं, और स्कोप पैरा के अंदर ये बताया जाता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, किस हद तक एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी नेक्स्ट जी प्रपोजल पे आते हैं डायरेक्टली। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, किस मकसद के लिए? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द, दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए, ऑफ दैट अदर ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। क्लियर? अच्छा आप लोग ना बेचारे काफी ये जो पीपा है ना लेके घूमते रहते हो, इसको चलाना भी सीखो, ठीक है। इससे पहले क्या क्या बजाए आप खुद बजाया करो, तो उनके ऊपर लेके घूमते रहते हो। एग्जाम्पल्स आप लोग खुद पढ़ा करोगे, ठीक है। और अगर ट्रांसलेशन कभी इशू हो तो बिला झिझक ट्रांसलेशन फौरन पूछा करोगे। प्लीज एग्जाम्पल 1 पढ़िए, क्योंकि ये सारी लर्निंग एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये मैं खुद कराऊंगा तो बेवकूफी लगेगी, आप पढ़ेंगे तो आपको लर्निंग पॉइंट समझ आएंगे। चलें जी प्लीज। बेटा यहां से नजर आ रहा है बोर्ड इजीली जी? डन। एग्जाम्पल, अदील ने ऑफर किया है, अदील ऑफरर बन गया, बात समझ आ रही है? चलो आगे चलते हैं फिर जल्दी से। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, मतलब रजामंदी दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर ये बात? जल्दी से चार्ट भी देख लो एक दफा। लो जी एग्जाम्पल 2 पढ़िए। आसान आसान है ना? बस ठीक है जी। देन एग्जाम्पल क्लियर? प्लीज मैं कह रहा हूं मुरव्वत में और साथ वाला नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं, ये वाला काम नहीं करना प्लीज। चलें जी। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी हमने पढ़ लिया कि जब प्रोमिस बन जाता है तो वही दो लोग प्रोमिजर और प्रोमिजी कहलाते हैं। ऑफरर को प्रोमिजर कहते हैं और ऑफरी को प्रोमिजी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। प्रोमिजर इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑफरर एंड द प्रोमिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑफरी। अच्छा ये वर्ड मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, ऑफरर भी कहा जाता है और ऑफरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सो पहले ये स्टेज आती है, फिर सेकंड प्रोमिसर और प्रोमिस वाली स्टेज आती है। इज दैट क्लियर? चलो जी आगे। एग्रीमेंट,
एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए इसमें कंसिडरेशन, टू वे कंसिडरेशन मौजूद हो, इज एन एग्रीमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल 4 पढ़िए। जी डन? एग्जाम्पल क्लियर? इंटरप्रेशन कोई इशू तो नहीं? नो। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नाउ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सेबिलिटी की स्टेज जो पास कर लेगा वो कॉन्ट्रैक्ट तक आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टाइम आएगा वैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ये तमाम एग्रीमेंट्स हैं सपोज ये सर्कल में, तो इनमें से वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। इसका मतलब मुझे ये कहना चाहिए, ये भी कह सकता हूं अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम एग्रीमेंट्स हैं और वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि हर कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट एग्रीमेंट है, बट हर एग्रीमेंट इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? जस्ट अ मिनट, मैं एक कॉल रिसीव कर लूं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ, ये लाइन समझ आ गई? चलो, एवरी एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो हमने कहा था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए, इज सेट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी यूं कहूं कि एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज में क्रिएट होनी चाहिए। अच्छा, हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं करते, लॉ को मॉरल ऑब्लिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्या वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी आसान सी एग्जाम्पल देता हूं तो हमेशा कि टैक्स वाले कहते हैं चोरी करो, हमें उस बात से परवाह नहीं, वो तुम्हारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, तुम पूरी करते हो नहीं करते, लेकिन उस चोरी का भी 4% हमें दे दो, हम खुश हैं। एमनेस्टी स्कीम सुना है कभी नाम? क्या होती है? आपसे क्या कहा जाता है? बड़े पिछले दिनों चली भी है यार, हर गवर्नमेंट दे रही होती है ऐसे। हाँ, अपने एसेट्स यानी काला धन सफेद करा लो, ब्लैक मनी व्हाइट करवा लो हमसे। कैसे? अपनी चोरी का पैसा बताओ, हमें 4% दो, और अगर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है तो 5% दो और क्लीन करा लो। और तुम एक साथ प्रॉमिस करते हैं, अच्छा प्रॉमिस भी किया जाता है कि कभी भी जिंदगी में वो प्रॉपर्टी जो आपने क्लीन करवाई है वो चैलेंज नहीं होगी इन दी कोर्ट। कोर्ट के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं उस प्रॉपर्टी से जिस पे आपने 4% या 5% पे कर दिया होगा। मतलब टैक्स क्या, लॉ क्या कह रहा है? हमें 4-5% दो, हमारी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी करो, बाकी मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी करो ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऐसा ही है, लॉ को मॉरल वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ कहता है मेरी बात पूरी करो, बात खत्म, मेरी ऑब्लिगेशन पूरी करो, मेरी लीगल ऑब्लिगेशन मेरी पूरी करो, बात खत्म। बात समझ आई है? सो एमनेस्टी स्कीम्स इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, ठीक है, कि लॉ को इस बात से कंसर्न नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी सो वो कहता है, हम कहां पे थे? कहता है एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट must be bound to perform their promise and in case of default by either of them, कोई एक अगर डिफॉल्ट करता है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता, तो वो अपनी इनफैक्ट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता, तो दूसरे का क्या डैमेज हो जाता है? राइट डैमेज हो जाता है। सो कहता है बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू sue, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? केस फाइल कर दी। sue कहते हैं सूट फाइल करना, केस फाइल करना इन दी कोर्ट। इज दैट क्लियर? चलो, अच्छा एक छोटी सी चीज और यहीं पे समझा दूं तो आप लोगों को आगे मैं केसेस के अंदर वो बता पाऊंगा इजीली। हमेशा जो पर्सन केस फाइल करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अली पे केस फाइल करना है, सपोज हम सिविल लॉ की बात करते हैं, मैंने अली पे केस फाइल करना है, ठीक है, तो मैं केस फाइल करूंगा तो एक टाइटल ऑफ लॉ लिखा जाता है, एक अंदाज, एक हार्मनी क्रिएट की हुई कि टाइटल कैसे लिखा जाएगा कि सलमान ने अली पे केस फाइल किया। तो जिसने केस फाइल किया होता है उसका नाम सबसे पहले आता है, सलमान वर्सेस अली। तो जो पहले नेम आएगा ये शो कर रहा है केस इस पर्सन ने फाइल किया है। मेरी बात समझ आई? ऐसे पर्सन को कहते हैं पिटिशनर।
द वन हु फाइल्स द पिटिशन, द वन हु फाइल्स द केस अगेंस्ट द अदर पार्टी। अदर पार्टी के खिलाफ क्यों? हो सकता है इसने कहीं डिफॉल्ट किया हो, इसीलिए बेचारी मजलूम पार्टी उस पर केस फाइल कर रही है। इसने कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्लिगेशन पूरी ना की हो तो मैं इस पर केस ही फाइल करूंगा ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिटिशनर, और एक दूसरा नाम यूज होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ भी कहा जाता है और पिटिशनर भी कहा जाता है। द पर्सन हु इज फाइलिंग द पिटिशन, हु इज पुटिंग द केस, हु इज मेकिंग अ सूट, क्लियर। और जिस पर्सन के खिलाफ फाइल किया जाता है डेफिनेटली उसने अब क्या करना है? डिफेंड। ऐसा ही है ना कि भाई ये इल्जाम गलत लगा रहा है मेरे पे, ऐसा ही बेचारा यही कहेगा ना बेचारा, तो डिफेंडेंट कहा जाता है उसको, डिफेंडेंट, क्लियर। तो ये दो वर्ड्स मैंने सिखाए। द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस, हु इज पुटिंग द पिटिशन इज कॉल्ड पिटिशनर और प्लेंटिफ, और जिस पर्सन के खिलाफ केस फाइल किया जाता है या जो इसको डिफेंड करेगा अब इज कॉल्ड द डिफेंडेंट, ठीक है। ये सिविल लॉ की बात की है मैंने, क्लियर होगी बात यार। तो अब मैं अगर चूंकि आगे कुछ केसेस दिखाना चाहूंगा तो फिर आपको पता होना चाहिए टाइटल में कि कौन किसके खिलाफ केस फाइल कर रहा है। ओके जी, सो वापस आते हैं। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस। हमें उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो है कि लीगल ड्यूटी पूरी की के नहीं की, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल 5 पढ़िए प्लीज। जी डन, सबको समझ आई है? कोई ऐसा जिसको ट्रांसलेशन में इशू हो? नो, ओके। इन केस ऑफ, चलूं आगे, हेलो, ओके। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तो हमने क्या अभी अज्यूम किया था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट में या सोशल एग्रीमेंट में पहली अजम्पशन क्या है? यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। द यूजुअल अजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लाइक दैट। कि लॉ ने तो कहा है, जनरली हम ये समझते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर आपने कुछ तय कर लिया हो, बहन भाई ने लीगल एग्रीमेंट कर लिया हो, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वो हालांकि डोमेस्टिक रिलेशन है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। बात समझ आई? हेलो, ओके। इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करें, कंट्रीब्यूट किया करें। उसकी रीजन पता क्या है? आप लोग अगर ये फियर फील करते हैं कि हम गलत बोलेंगे तो कुछ गलत बोलेंगे, तो फिर ऐसा मत कीजिए, बोलिए, कम से कम गलत ही बोलिए लेकिन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट। मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं तो जरूर कंट्रीब्यूट, क्योंकि आगे जाके भी मैंने ऐसे ही केसेस में आपसे कंक्लूजन पहले पूछना है, तो फिर चाहूंगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट द यूजुअल अजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। तो ये भी चाहें, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये भी तय कर लें तो जैसे मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। लॉ में ना आपको नजर आएगा, हम पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी पढ़ेंगे। सो लॉ कहता है मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, इसके बरक्स ये लोग आपस में कुछ तय कर लें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ कहता है कंसिडरेशन जो है वो एडुकेट होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कंसिडरेशन मींस द बेनिफिट, एडुकेट होनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अली की एक प्रॉपर्टी है डीएचए में 5 करोड़ रुपए की, ठीक है, अमीर इंसान है, और मुझे ये प्रॉपर्टी बेच देता है 1 करोड़ रुपए की, जन्नत जाना चाहता है, उस्ताद की खिदमत कर रहा है, सो मुझे 1 करोड़ की बेच देता है सपोज, तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं, आपने मार्केट वैल्यू से नीचे बेच दी। कंसिडरेशन क्या एडुकेट है, मैंने 5 लाख की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीद ली है, क्या इसके साथ इंसाफ हुआ? नहीं। लेकिन अगर ये बाखुशी बेच रहा है, इसकी अगर रजामंदी है, ये खुशी से बेच रहा है, तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। तुम अपनी 5 करोड़ की चीज 1 रुपए में भी बेच दो, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस लॉ सारा ही ऐसे काम करता है कि जैसा आपने एग्रीमेंट किया, आपका एग्रीमेंट हमेशा प्रिविलेज होता है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उसकी वॉयलेशन ना हो, लॉ की वॉयलेशन नहीं करनी अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर इन दी लाइन ऑफ रोशनी में, लॉ की रोशनी में आपने उसके अंदर गाइडलाइन में रहते हुए कुछ भी उसके बरक्स एग्रीमेंट किया, वो लॉफुल एग्रीमेंट होता है। अच्छा, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, जेनेरिक स्टेटमेंट, और ये सारे लॉज पे एप्लीकेबल है। आप इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, टैक्सेस में। स्पेशल प्रोविजंस
प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन, या यूं कहूं स्पेशल गाइडलाइंस प्रिवेल ओवर द जनरल गाइडलाइन। ये बात समझ आई? कई दफा ऐसा होता है कि लॉ में एक ही चीज के बारे में दो बातें गिवन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में ये दो बातें हैं और दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ठीक है? तो दोनों में से जो स्पेशली इसको डील कर रही होगी वो प्रिवेल कर जाएगी। एक जर्नल होगी, एक स्पेशल। जो स्पेशल डिक्लेयर हो जाए फिर वो अप्लाई हो जाएगी। जैसा अभी मैंने कहा, आपने जैसा एग्रीमेंट कर लिया तो वो स्पेशल प्रोविजन बन गई, फिर स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर दिस जर्नल प्रोविजन। गॉट माई पॉइंट? सो ऐसा हमेशा लॉ में होता है, स्पेशल प्रोविजंस हमेशा प्रिवेल कर जाती हैं ओवर दी जर्नल प्रोविजन। जैसे मैं अक्सर कहूं, आप पार्टनरशिप्स करते हैं, जो मतलब अक्सर आप देखते हैं बिजनेसेस, दो लोग मिलके आपस में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, हम अभी बेसिक लेमैन वे में समझ रहे हैं। पार्टनरशिप करते हैं। अब पार्टनर्स जो हैं वो आपस में कुछ भी तय नहीं करते, तो जो लॉ में लिखा है वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो आपस में लिख के एक एग्रीमेंट करें कि हम क्या क्या करेंगे, किसका क्या हक होगा, किसकी क्या ऑब्लिगेशन होगी या ड्यूटी होगी, तो फिर जैसा वो एग्रीमेंट में लिखा होगा वही कानून होगा। और जब कभी केस दोनों के दरमियान लड़ाई हुई तो हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे पहले आपका एग्रीमेंट खोला जाएगा और देखा जाएगा जो लिखा है करते क्यों नहीं। ठीक है? उसे लॉ को इस बात से हरगिज कोई मतलब नहीं होगा कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। लॉ कहेगा ये जो तुमने एग्रीमेंट में लिखा है ये पूरा क्यों नहीं करते। ये है स्पेशल प्रोविजन दैट विल प्रिवेल ओवर योर जर्नल प्रोविजंस। कुछ पहले बड़ी बात की, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट मैंने बोल दी जो हर लॉ पे अप्लाई हो जाती है। कॉर्पोरेट लॉ में भी आगे जाके बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, लेकिन किसी हद तक कॉर्पोरेट लॉ ने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया हुआ है। उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया है। कम टैक्स में भी इस तरह का रेजोल्यूशन नहीं हुआ हुआ। कॉर्पोरेट लॉ ने तो इस हद तक कन्फाइन कर दिया हुआ है, जब आप इंशाल्लाह आगे जाके सीफैप में पढ़े होंगे, कि उसने कह दिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो प्रोविजंस है ना, तो वो खुद ही बता देता है मेरी सुननी है कि इसकी सुननी है। हाँ, क्लियर, पहली लाइन में ही वो स्टार्ट ही यहां से करता है कि जहां जो उसने कहा है, अगर तो कहीं कुछ और लिखा है तो जो वहां लिखा है वही समझ लो, मेरी बकवास समझ के छोड़ देना। और कई दफा ऐसे कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, बाकी कहीं भी कुछ लिखा है बकवास लिखा है। सो वो खुद पावर्स कन्फाइन कर देता है। तो ये लॉ का अंदाज है, लिखने का अंदाज है। इज दैट क्लियर? चलो, अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये क्लियर हो गया। एक चीज और कर लेते हैं साथ, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन। वैसे तो मेरा ख्याल है ये शायद वही है। ये अच्छा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये एमसी कुचल की बुक है, इंडियन ऑथर था, और उसने ये जो इंडिया के रियल केसेस थे, यूजुअली इंडिया नहीं कहना चाहिए, सब कॉन्टिनेंट के जो रियल बिजनेस केसेस थे जो कोर्ट में प्रेजेंट हुए और उन पे केसेस डिसाइड हुए, वो डिसीजन जो रेलेवेंट थे वो उसने सारे कंपाइल करके अपनी एक बुक में कंपाइल कर दिए हुए थे। वो बुक अब है तो वही पढ़ तो वही रहे हैं, बिजनेस लॉ कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो बुक रिकमेंडेड बुक नहीं है। किसी जमाने में आईकैप की वो रिकमेंडेड बुक थी। उसी में से मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूं समझ लें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। ये एक्चुअली एमसी कुचल की बुक है, इसलिए इसको याद कुछ नहीं करना। ये सिर्फ क्लास की हद तक होंगी कि एक प्रोविजन पढ़ी और उससे रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए, दैट्स ऑल। ठीक है जी। सो अभी हमने जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एमसी कुचल, एमसी के का मतलब यही है, एमसी कुचल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2, 5 एंड 6। ठीक है, तो जरा एक जल्दी से आप प्लीज 1 देखिए, जल्दी जल्दी 1, 2, 5 देखना जल्दी से। ये कुछ शुरू में तो जेनेरिक मिलेंगे आपको जिसके केस रेफर नहीं, आगे जाके आपको बाकायदा केस रेफरेंसेस मिलेंगे। जी जी जी, अच्छा साइड पे क्लियर है। तो आपको सोल्यूशन में हमेशा ये मिलेगा कि इसका कंक्लूजन क्या है और रीजन क्या है। दो चीजें हमेशा पढ़ने को मिलेंगी, कंक्लूजन एंड रीजन। हो सकता है पहले कंक्लूजन लिखा हो फिर रीजन लिखी हो। जी डन। 1 समझ भी आ गई सबको? प्लीज सेकंड पे आइए।
जी जी, डैमेजेस क्या होंगे? चैप्टर नंबर 9 पूरा डैमेजेस पे ही पढ़ना है हमने कंप्लीट, हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस, और वक्त के साथ साथ कुछ सिखा भी दूंगा, लेकिन टेक्निकली हम चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे व्हाट इज मेंट बाय डैमेजेस, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट तो बना लो, अभी तो हमने बेसिक एलिमेंट स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल होंगे, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो। बेटा अगर मैंने कहा अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो, जिसना एक बहन भाई आपस में प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हैं, बहन ने प्रॉपर्टी प्यार मोहब्बत में लगा दी भाई के नाम, भाई पैसे नहीं दे रहा अब, ठीक है, तो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और ऐसे केस में डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे उसका भी तरीकेकार मौजूद है। अब देखा जाए तो नुकसान कोई नहीं हुआ है ना, बस पैसे लेट दिए हैं ना भाई ने, ठीक है, लेकिन कैसे इसके डैमेजेस क्या होंगे वो उस वक्त बताऊंगा। नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं हम उसे, छोटे मोटे ज़हनी प्रेशर दिया इसने मुझे, तकलीफ दी है, ज़हनी कोफ्त। चले, अच्छा 2 हो गई, 4 प्लीज जल्दी से। 5, अच्छा जी 5 है जी, आसान आसान सी हैं, इनको बहुत मुश्किल हैं। 5, अच्छा सॉरी जी, ये ना जी, जी डन। अच्छा जी डन। अच्छा ये देखो जरा जिसने लिखा हुआ लाल मान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जो भी है, सो पिटिशनर डिफेंडेंट, क्लियर होगी बात। तो ये रियल केसेस हैं कुछ जो एमसी कुचल ने वहां से स्नैच किए हुए हैं या एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं रियल केसेस को, और उसे स्क्वीज किया हुआ, कंसाइज किया हुआ है। अच्छा ये 6 भी थी हमारी जी, 6 भी पढ़ लीजिए, ये अगले पॉइंट से रिलेटेड है, कमर्शियल एग्रीमेंट से रेलेवेंट। जी जी, एग्जांपल में हमने प्रॉमिस देखा, उन्होंने प्रॉमिस किया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे प्रॉमिस को। प्रॉमिस टू पे वन दिस बस एक्स टू पे। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अच्छा एग्रीमेंट की बात नहीं, एक्स फादर अगेंस्ट हस्बैंड फॉर ब्रीच, नहीं उसने खुद आखिर में बता दिया ना, एग्रीमेंट है, ब्रीच ऑफ दिस है। प्रॉमिस आएगा तो हमने प्रॉमिस को इग्नोर करना, नहीं प्रॉमिस हम बाकी एलिमेंट्स पूरे कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तक आने की कोशिश करेंगे। एक बंदा अगर के देखो एक बार याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेज है ना वो बाइंडिंग है, उससे पहले कुछ बाइंडिंग नहीं है। देखो एक चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो इसका मतलब बाइंडिंग नहीं है, बेशक प्रॉमिस हो, ठीक है, वो वादा ही है, निभाना जरूरी नहीं है। ये वही वाले वादे हैं जो नहीं निभाए जाते। हाँ इन्फोर्सेबल हो गए ना तो फिर आधा पाकिस्तान डैमेजेस पे कर रहा होगा। चलो प्लीज 6 जी डन। चलो 6 का सोल्यूशन भी एक दफा जल्दी से देख लो, एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, हालांकि देखो कमर्शियल था लेकिन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है जी। चलो वापस आते हैं, प्लीज एग्जांपल 6 भी एक दफा पढ़ लें जल्दी से, चुन्नी सी एग्जांपल है, जल्दी से पढ़ लें, वही डिनर वाली नजर आएगी आपको, तो आपको समझ आ जाएगी आई कैप ने कॉपी शॉपी मारी हुई है। चलो अदील और बाबर आ जाएंगे, हमारे 2 लोग यूज किए उन्होंने, आजम या बाबर या अदील या बाबर, ठीक है, तो आपको यही 2 लोग मिलेंगे, उन्होंने कंट्रोल एच किया होगा, रिप्लेस कर लिया होगा। अच्छा जी चलो आगे, एग्जाम्पल पढ़ लिया आप लोगों ने, सॉरी मैंने जल्दी से नीचे कर दी जी, अगली बात पढ़ के खत्म करना है इसलिए बोल रहा हूं जी। डन, ओके। अच्छा हमने कहा ऑफर एक्सेप्टेंस, ये 2 मेजर बेसिक एलिमेंट्स जिनसे स्टार्ट होता है आगाज। अच्छा ऑफर एक तो है एक्सप्रेस ऑफर, अच्छा ये दोनों ऑफर या एक्सेप्टेंस जो भी हो, जो इसकी भी बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की, यहां पे लिख देता हूं, एक्सप्रेस मींस रिटन ऑन या ओरल, एंड इंप्लाइड मींस बाय गेस्चर या बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप लोग अक्सर देखते हैं कि आप किसी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जाएं तो कुछ बेचारे लोग आपके पास फौरन पहुंच जाते हैं आपका सामान उठाने के लिए, ऐसा होता है, कुली शुली जो होते हैं वो फौरन आपके पास सामान उठाने के लिए आपका पहुंच जाते हैं।
सो वो इनफैक्ट आपसे पूछते भी नहीं कई दफा और डायरेक्ट आपके सामान को ही हाथ डालते हैं। और आप भी इतने अच्छे हैं कि फौरन से पहले उसके साथ साथ आगे चलना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी सीट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कॉमनली। फिर इसी तरह शू पॉलिशर अक्सर आपने देखा होगा, वो जबरदस्ती आपके शू को पॉलिश करना शुरू कर देते हैं विद एन इंटेंशन। क्या मुफ्त अल्लाह वास्ते काम करें दोनों? इसका मतलब है कि वो लोग अपने बिहेवियर से आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, बिहेवियर से, बाय गेस्चर। उन्होंने अपने गेस्चर से आपको ऑफर की कि आपका सामान उठा लिया और आपने भी खामोशी से चलना शुरू कर दिया। सीट पे पहुंचे, उसने कहा जी साहब जी, अब साहब जी के पास खड़ा हो, साहब जी हाँ खामोश से खड़े हैं, साहब जी पैसे, मैंने कहा था उठाओ। कॉन्सेप्ट तो याद है कि मैंने कहा था उठाओ, लेकिन इनफैक्ट समझिएगा वो पर्सन ने आपको इंप्लाइड ऑफर की और आपका खामोशी से उसके साथ चलना वॉज योर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। आपने बिहेवियर से उसने ऑफर की और उसने आप अपने गेस्चर से ऑफर किया, आपने अपने गेस्चर से उसको एक्सेप्टेंस दी है। सो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझिए? इसका मतलब है ऑफर भी इंप्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड हो सकती है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लाइड हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि वो बेचारे को तुम पैसे नहीं देते गरीब को, तो वो क्या करेगा? दो बद्दुआएं देगा तुम्हें और चला जाएगा, तुम पे लीगल केस फाइल नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि लीगल कॉस्ट ज्यादा है उस बेनिफिट से जो तुमसे लेना है। उस बेचारे ने अपनी उजरत शायद 100, 200, 300 रुपया लेनी हो और लीगल केस की फीस होगी शायद 1000 रुपया, वकील ने अलहदा ले लेना है। सो समटाइम्स आप देखोगे कि एक बेचारी मजलूम पार्टी जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके राइट्स डैमेज हुए हैं, वो अपनी लीगल कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से और बेनिफिट कम होने की वजह से वो तुम पे केस फाइल नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब लॉ एग्जिस्ट करता है लेकिन बेनिफिट्स कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। बात समझ आई है ये? सो प्लीज इसको ऐसा नहीं कहना कि गाइडलाइन नहीं है अवेलेबल या लॉ इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है गरीब पार्टी को। नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉ सपोर्ट कर रहा है, बट प्रॉब्लम यह है उसे खुद पता लगता है कि यहां से बेनिफिट बहुत कम है। इसी तरह आप देखो, ये कॉमन है बड़ा, विंड स्क्रीन का साफ करना शुरू कर देते हैं लोग और कई लोग पैसे नहीं देते क्योंकि वो मना कर रहे होते हैं, वो नहीं बाज आते। सो इंप्लाइड ऑफर होती है लेकिन अंदर से रिजेक्शन आ रही होती है, वो हॉर्न की सूरत में, इशारों की सूरत में, लेकिन वो बाज नहीं आते, तो अक्सर आप देखते हो वो पैसे नहीं देते। इसका ना इंप्लाइड ऑफर तो थी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं थी, उसने क्लियरली रिजेक्शन दिया तुम्हें। बात समझ आई? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर? सो अगर आप लिख के करो, मतलब मैं ऑफर रिटर्न फॉर्म में आपको भेजूं जिसमें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या आपसे टेलीफोनिकली बात कर लूं कि गुड्स डिलीवर कर रहा हूं आपको, आप अगर कहते हैं हाँ जी कर दो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये ऑरल कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों केसेस में हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सप्रेस होगा? जब रिटर्न हो या ऑरल हो। और इंप्लाइड कब होगा? जब बिहेवियर अलाइन करे, बिहेवियर ऑफर एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं जल्दी से और फिर कंक्लूड करते हैं। इफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस of any promise is made in words, spoken or written, the promise is said to be express. Or if offer or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Is that clear? जल्दी से एग्जाम्पल 7 और 8 पढ़िए प्लीज एक दफा और फिर छुट्टी कीजिए। जी डन? चलो, अल्लाह ताला सबको सानिदा फरमाए। प्लीज अपनी बुक्स अरेंज कर लें एज सुन एज पॉसिबल। हम 1-2 दिन, मैंने जिसने कहा कि हम लोग टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी स्पीड को तेज करेंगे। ठीक है, स्पीड नहीं तेज होगी, इनफैक्ट आप अलाइन हो जाओगे। ठीक है, अल्लाह ताला सबको सानिदा फरमाए। थैंक यू।